दोस्तों, अगली जो अर्थव्यवस्था है उसका नाम है समाजवादी अर्थव्यवस्था यानी कि सोशलिस्ट इकोनॉमी। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी का दूसरा नाम भी है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी यानी कि केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था। सर, इसका नाम ये क्यों है? अब देखिएगा, केंद्र इस पर पूरा कंट्रोल रखता है, यानी कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो फुल्ली कंट्रोल करती है इस तरह की इकोनॉमी को, ठीक है। लेकिन इस इकोनॉमी का जो केंद्र होता है, इस इकोनॉमी का जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो है समाजवाद, यानी समाज की भलाई या वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। अब यहां पर आप समझ लीजिएगा, जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है, ऑल द प्रोडक्टिव रिसोर्सेज आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट इन द ओवरऑल इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। लास्ट की लाइन को आपको जरूर देखना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी यहां पर लिखा हुआ है, यानी कि जो ओवरऑल इंटरेस्ट है हमारी सोसाइटी का, उसको ध्यान में रखकर, समाज की भलाई को ध्यान में रखकर, समाज के भले को ध्यान में रखकर यहां पर जितनी भी योजनाएं होती हैं, जितनी भी पॉलिसी होती हैं, वो केंद्र सरकार बनाती है। और जितने भी रिसोर्सेस होते हैं कंट्री के अंदर, किसी भी देश के अंदर जो प्रमुख संसाधन होते हैं, चाहे वह हम वाटर की बात करें यानी कि जल, चाहे हम वहां पर खनिज की बात कर लें, माइंस, जितना भी वहां का यातायात है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जितने भी वहां की और अदर रिसोर्सेस हैं, चाहे वो लेबर हो, कैपिटल हो, इन सभी का यूटिलाइजेशन सरकार करती है अपनी पॉलिसी के माध्यम से। और यह जो पॉलिसी होती है वह बनाई जाती है किस बात को ध्यान में रखकर? समाज के भले को ध्यान में रखकर, समाजवाद को ध्यान में रखकर। तभी इस तरह की अर्थव्यवस्था को जो नाम होता है वो होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था यानी कि सोशलिस्ट इकोनॉमी, और केंद्र का पूरा कंट्रोल रहता है। देखिए, आपको अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है, समाजवादी अर्थव्यवस्था पर पूरा जो नियंत्रण होता है वो गवर्नमेंट का होता है। सारी जो पॉलिसी होती है वो सरकार बनाती है, इसीलिए इसे कहते हैं सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। समाजवाद की बात करें तो और क्या चीजें हैं जो एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में पाई जाती हैं? देखिए, सोशलिस्ट इकोनॉमी का जो सिस्टम होता है उसमें कुछ चीजों को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, जैसा कि यहां पर लिखा भी हुआ है, इट गिव्स टू मच इंपॉर्टेंस टू कलेक्टिव ओनरशिप, सोसाइटीज वेलफेयर एंड इकोनॉमिक प्लानिंग। यानी यहां पर तीन चीजों पर काफी ज्यादा जोर दिया जाता है। पहला है आपका साझा स्वामित्व। साझा स्वामित्व का मतलब है सबका साथ सबका विकास, यानी कि सबको साथ लेकर आगे बढ़ने की जो परंपरा है वो समाजवादी अर्थव्यवस्था में आपको देखने को मिलेगी। दूसरा, समाज का कल्याण, यानी कि सोसाइटी का जो वेलफेयर है वो कहीं ना कहीं समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य होता है। और इकोनॉमिक प्लानिंग, यानी कि जो आर्थिक योजनाएं बनाई जाती हैं, आर्थिक जो नियोजन किया जाता है, जितनी भी पॉलिसी या नीतियां सरकार बनाती है वो इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखकर बनाती हैं। अब साझा स्वामित्व का जो मुद्दा है, इसको एक इस तरह से भी हम लोग समझ सकते हैं कि देश में दो तरह के वर्ग होते हैं। अगर हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में ना जाएं तो देश में दो तरह के वर्ग होते हैं, एक बहुत ही अमीर और एक बहुत ही गरीब। तो जो बहुत ही अमीर वर्ग है, कहीं वो और ज्यादा अमीर ना हो जाए या देश के संसाधनों को वो कलेक्ट ना कर ले बहुत ही बड़ी मात्रा में, और एक देश का जो वर्ग होता है वो काफी गरीब होता है, काफी पुअर होता है। तो गरीब और गरीब ना होता चला जाए, अमीर और अमीर ना होता चला जाए, यानी कि हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करना है, एक ऐसा समाज बनाना है जिसमें सबका साझा स्वामित्व हो। देश अगर प्रगति के पथ पर आगे बढ़े तो उसका लाभ सभी वर्गों को मिले, समाज का विकास इसी आधार पर हो। तो आप बात समझ गए होंगे कि समाजवाद का मुख्य उद्देश्य होता है समाज की भलाई, समाज का भला और सबका साझा स्वामित्व। जितनी भी योजनाएं बनेंगी, जितनी भी पॉलिसी सरकार बनाएगी, क्योंकि सरकार के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है, तो वो इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर अब बनाई जाएगी। दोस्तों, अगला जो प्रकार है वो है मिक्स्ड इकोनॉमी यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब सर, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है? तो पहले तो मैं आपसे ये कहूंगा कि नाम को दोबारा से पढ़िए। मिश्रित यानी कि किसी ना किसी चीज का मिश्रण है, और यहां पर जो मिश्रण है वो दो अर्थव्यवस्थाओं का मिश्रण होगा, यानी कि कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। जैसा कि यहां पर लाइन में लिखा है, मिक्स्ड इकोनॉमी कंबाइंस द बेस्ट फीचर्स ऑफ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म, यानी कि समाजवादी जो अर्थव्यवस्था है जिसे हमने कुछ ही समय पहले रीड किया, और कैपिटलिज्म जो इकोनॉमी है, उनके जो भी बेस्ट फीचर हैं, यानी कि जो भी अच्छी क्वालिटीज हैं दोनों तरह की अर्थव्यवस्थाओं के सिस्टम में, उनको हम शामिल करेंगे मिक्स्ड इकोनॉमी में। तो अब आपको यह समझना है कि मिक्स्ड इकोनॉमी इन दोनों अर्थव्यवस्थाओं का मिश्रण है। तो और इसको डिटेल में समझ हैं हम लोग कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है। और भारत की बात करें, इंडिया की बात करें, तो भारत की अर्थव्यवस्था सर किस प्रकार की है? तो भारत की अर्थव्यवस्था में कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों ही इकोनॉमीज की जो बेस्ट क्वालिटीज हैं वो व्याप्त हैं, यानी कि भारत में देखने को मिलती हैं। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था होगी वो क्या होगी? मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी।
मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करें तो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर यहां पर दोनों मौजूद होते हैं। सर पब्लिक सेक्टर क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर क्या होता है? पब्लिक सेक्टर यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र से हमारा अर्थ यह होता है कि सरकारी जितनी भी संस्थाएं हैं, सरकारी जितनी कंपनियां हैं उनसे। और प्राइवेट सेक्टर का मतलब यह होता है कि वहां पर मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट होता है वो प्राइवेट सेक्टर्स का होता है या प्राइवेट शेयर होल्डर्स का होता है। तो अब यहां पर अगर इस अर्थव्यवस्था की बात की जाएगी तो दोनों ही यहां पर सेक्टर्स आपको देखने को मिल सकते हैं। इमेज के माध्यम से भी मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। आप यहां इस पर्टिकुलर इमेज में भी देख सकते हैं कि एक बावर्ची आपके सामने है जो एक मिक्सअप बना रहा है। तो आपको याद रखना है कि अगर प्राइवेट सेक्टर की बेहतर क्वालिटीज और पब्लिक सेक्टर्स की बेहतर क्वालिटीज, बेस्ट फीचर को मिलाकर एक अर्थव्यवस्था का अगर निर्माण किया जाए तो वो मिक्स्ड इकोनॉमी आपकी कहलाएगी। तो मिक्स्ड इकोनॉमी आपके सामने है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इसके बारे में और क्या जानकारी हमारे पास है। मित्र यहां पर एक बहुत जरूरी बात आपके सामने है, ध्यान से समझिएगा जो अगली लाइनें मैं आप सभी से बताने वाला हूं। पब्लिक सेक्टर वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी, यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी का जो सिस्टम होता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो सिस्टम होता है, वहां पर आपकी जो सरकारी तंत्र होता है यानी कि आपकी जो पब्लिक कंपनियां होती हैं, पब्लिक इंटरप्राइजेस होते हैं, वो सोशलिस्ट इकोनॉमी के साथ काम करते हैं। सोशलिस्ट इकोनॉमी यानी कि ऐसी इकोनॉमी, ऐसी अर्थव्यवस्था जो समाजवाद को ध्यान में रखकर बनाई गई है, समाजवाद, समाज की भलाई को ध्यान में रखकर काम करती है। तो जितने भी सरकारी कंपनियां होती हैं, पब्लिक सेक्टर कंपनियां होती हैं, पब्लिक सेक्टर फर्म्स होती हैं, वो समाजवाद को बढ़ावा देती हैं। जबकि जो प्राइवेट सेक्टर वर्क करता है, प्राइवेट सेक्टर जो काम करता है वो करता है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के सेंस में, यानी कि जितनी भी निजी कंपनियां आपकी होंगी वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरह काम करेंगी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हीरो कौन होता है, किंग कौन होता है? तो मैंने आपको बताया था कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता। तो कहीं ना कहीं जितनी भी प्राइवेट सेक्टर कंपनियां हैं वो उपभोक्ताओं के हित को ध्यान में रखकर प्रोडक्ट्स बनाती हैं और अपनी कंपनियां चलाती हैं। लेकिन सरकारी कंपनियों की अगर हम लोग बात करें, चाहे वो इंडियन रेलवे हो, चाहे वो बिजली बनाने वाली सरकारी कंपनियां हो, चाहे वो अदर तरह की कंपनियां हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो, चाहे वो सरकारी एयरलाइंस हो, तो कहीं ना कहीं इन सभी का एक मोटिव होता है जो कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का मोटिव होता है। समाज की भलाई, समाज का भला और साझा स्वामित्व, यानी कि सभी को साथ लेकर चलने की परंपरा इन कंपनियों में देखने को मिलती है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में सरकार जहां पर समाजवाद पर फोकस करती है, वहीं पर प्राइवेट कंपनियां कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी पर फोकस करती हैं, यानी कि कंज्यूमर पर फोकस करती हैं। उम्मीद है यह पॉइंट आपको यहां पर क्लियर हो गया होगा। ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास के स्तर के आधार की हम बात करते हैं, तो विकास के लेवल पर यानी कि डेवलपमेंट के लेवल पर भी इकोनॉमीज के टाइप होते हैं, अर्थव्यवस्थाओं के प्रकार होते हैं। जैसा कि आपके सामने है, पहली है डेवलप्ड इकोनॉमी और दूसरी है डेवलपिंग इकोनॉमी। हमारी कंट्री किस तरह की अर्थव्यवस्था है, किस तरह की इकोनॉमी है, तो आप सभी को अच्छे से मालूम है, डेवलपिंग इकोनॉमी यानी कि विकासशील अर्थव्यवस्था। तो डेवलप्ड इकोनॉमी और डेवलपिंग इकोनॉमी में क्या फर्क होता है, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनसे हम दोनों अर्थव्यवस्थाओं को अलग अलग कर सकते हैं, तो एक एक करके दोनों अर्थव्यवस्थाओं के बारे में यहां पर पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे डेवलप्ड इकोनॉमी के बारे में, यानी कि विकसित अर्थव्यवस्था। तो चलिए देखिए, कुछ अलग अलग पैमाने हैं, कुछ अलग अलग मेजर्स हैं, कुछ अलग अलग स्केल हैं जहां पर यह देखा जाता है कि कौन सी अर्थव्यवस्था डेवलप्ड इकोनॉमी में आएगी और कौन सी अर्थव्यवस्था डेवलपिंग इकोनॉमी में आएगी। जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है, डेवलप्ड जो इकोनॉमी होती हैं वहां ऐसी कंट्रीज को हम डेवलप्ड इकोनॉमी में रख सकते हैं जो थोड़ा रिच कंट्री है ना, अमीर देश जिनको हम बोल सकते हैं, हैव हायर पर कैपिटा इनकम एंड बेटर अंडरस्टैंड ऑफ लिविंग। यानी कि दो पैमाने यहां पर बताए गए हैं। पहला है पर कैपिटा इनकम, यानी कि प्रति व्यक्ति आय। अब पर कैपिटा इनकम कैसे काउंट होती है, तो समझ लीजिएगा कि नेशनल इनकम को अगर हम लोग डिवाइड कर देते हैं कंट्री की टोटल पॉपुलेशन से, राष्ट्रीय आय को डिवाइड किया जाता है कुल जनसंख्या से, तो जो अमाउंट निकल कर आता है उसे कहते हैं पर कैपिटा इनकम। तो जिस भी कंट्री की पर कैपिटा इनकम ज्यादा होती है या जिस कंट्री के लोगों का जो रहन सहन होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो होता है काफी अच्छा होता है, काफी हाई होता है, उन कंट्रीज को हम डेवलप्ड कंट्री की कैटेगरी में रख सकते हैं। लाइक यूएसए, रशिया और जर्मनी, ये कुछ ऐसे देश हैं जिनमें काफी ज्यादा अच्छा रहन सहन है। इन लोगों की जो पर कैपिटा इनकम है इन पर्टिकुलर कंट्रीज में, जो कि मैंने अभी आपको बताया, काफी ज्यादा है। लेकिन भारत
अभी भी कहीं ना कहीं इन दोनों पैमानों पर काफी पीछे है। इसी वजह से भारत को हम डेवलप्ड इकोनॉमी की कैटेगरी में नहीं रख सकते, इसीलिए भारत को एक विकासशील अर्थव्यवस्था कहा जाता है। दोस्तों, यहां पर कुछ पैमाने आप सभी के सामने हैं और इन पैमानों के आधार पर हम अनुमान लगाएंगे कि किस अर्थव्यवस्था में किस तरह की स्थितियां पाई जाती हैं, किस तरह की सिचुएशन होती है। जैसा कि सबसे पहला पॉइंट है आपका नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम, यानी कि जिस देश में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा होती है। यहां पर आपको ग्राफ भी दर्शा दिया गया है, ब्लैक कलर से। यह ग्राफ आपको यह दर्शाता है कि इन सभी कंट्री में यह काफी हाई है, यानी कि नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम की बात करें काफी हाई होती है। राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय काफी ज्यादा होती है डेवलप्ड कंट्रीज में। दूसरा यहां पर है रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि पूंजी निर्माण की जो दर है वो काफी हाई होती है। अब पूंजी वर्ड से ही आपको समझ में आया होगा कैपिटल जो शब्द है कहां सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। यह इस्तेमाल होता है फाइनेंशियल मार्केट में या कैपिटल मार्केट में। अब जिस भी कंट्री का कैपिटल मार्केट यानी कि पूंजी बाजार, शेयर मार्केट, ठीक है, या फाइनेंशियल मार्केट या यूं हम कहें कि मनी मार्केट, मुद्रा बाजार काफी अच्छी कंडीशन में होते हैं, वहां पर जो उनका रेशियो होता है काफी हाई होता है, वहां पर इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा होता है, उन कंट्रीज को हम इस श्रेणी में रख सकते हैं, इस कैटेगरी में रख सकते हैं। नाम है डेवलप्ड इकोनॉमी। थर्ड वन की अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं तो सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, यानी कि बचत की बात की गई है, निवेश की बात की गई है। तो अगर डेवलप्ड कंट्री की बात करें तो वहां पर सेविंग का जो रेशियो है काफी हाई रहता है, यानी वहां के लोग बचत पर काफी ज्यादा भरोसा करते हैं और काफी ज्यादा सेविंग कलेक्ट करके रखते हैं। और जब सेविंग ज्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है कि जो भी बचत हमारे पास होगी उसका इस्तेमाल हम लोग निवेश में जरूर करेंगे। तो डेवलप्ड इकोनॉमी में विकास जो कंट्रीज हैं या विकसित जो देश हैं, वहां पर हम ये देखेंगे कि वहां पर बचत का रेशियो और निवेश का रेशियो काफी ज्यादा होता है। तो इन तीनों पॉइंट्स को आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, इसके बाद कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी का जो निर्माण है, ठीक है, और थर्ड वन की अगर हम लोग बात करें बचत और निवेश का जो रेशियो होगा विकसित देशों में सबसे ज्यादा होता है। विकसित देशों की बात करें तो कुछ और पैमाने हैं जो कि मजबूत होना या उन पैमानों में काफी ज्यादा इंक्रीमेंट होना जरूरी होता है। कुछ ऐसे और मेजर्स हैं, यानी कुछ ऐसे और पॉइंट्स हैं जिन पर हम ये देख सकते हैं कि डेवलप्ड कंट्री कहां पर स्टैंड करती है, जैसे कि स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल एंड कैपिटल मार्केट। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो कैपिटल फॉर्मेशन है, पूंजी का जो निर्माण है, विकसित देशों में काफी ज्यादा होता है, उनका रेशियो काफी ज्यादा हाई होता है। तो उसी वजह से वहां का जो मार्केट है, फाइनेंशियल मार्केट है, कैपिटल मार्केट है, मनी मार्केट है, उसकी जो स्थिति होती है काफी ज्यादा मजबूत होती है, काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो जिन भी कंट्रीज के शेयर मार्केट, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट काफी ज्यादा हाई होते हैं, यानी उनका जो बैकग्राउंड है काफी मजबूत होता है, काफी ज्यादा वहां पर कैपिटल फॉर्मेशन देखने को मिलती है, वो काफी स्ट्रांग होते हैं, वो कंट्रीज को हम डेवलप्ड कंट्रीज की कैटेगरी में रख सकते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हेल्थ एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज, यानी कि स्वास्थ्य सुविधाएं और साथ ही साथ स्वच्छता सुविधाओं की बात करें तो जितने भी डेवलप्ड कंट्री हैं वहां पर अगर आप ये देखेंगे कि हेल्थ की जो फैसिलिटीज है, स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं, प्रति व्यक्ति तक काफी आसानी से पहुंचती हैं और काफी कम कॉस्ट पे पहुंचती हैं। यानी कि विकसित देशों में रहने वाले नागरिकों का जो स्वास्थ्य होता है या उनको मिलने वाली जो स्वास्थ्य सुविधाएं होती हैं काफी आसानी से इजीली अवेलेबल होती हैं। स्वच्छता की बात करें तो कई बार हमने अपने देश के नागरिकों को ये कहते हुए सुना है कि अमेरिका में देखो कितनी ज्यादा सफाई होती है, अमेरिका में देखो कितनी साफ सड़कें होती हैं। तो कहीं ना कहीं स्वच्छता भी एक पैमाना होता है किसी देश के विकसित होने का, यानी कि अगर वो कंट्री डेवलप्ड है, विकसित है, तो आप वहां पर स्वच्छता काफी बड़े स्तर पर देख सकते हैं। और जितने बड़े स्तर पर स्वच्छता होगी, जितनी ज्यादा साफ सफाई रहेगी, उतनी ही ज्यादा वहां पर हेल्थ प्रॉब्लम सबसे कम आएंगी। भारत एक विकासशील कंट्री है, एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, तो कहीं ना कहीं हमारे जैसे देश में स्वास्थ्य के लिए और स्वच्छता के लिए बड़े पैमाने पर स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया है कि नहीं? तो स्वच्छ भारत अभियान का मोटिव ही यही है कि भारत को स्वच्छ रखना, भारत के कोने कोने को साफ सफाई काफी ज्यादा बड़े पैमाने पर होनी चाहिए। तो अगर हमारे देश को डेवलपिंग कंट्री से एक डेवलप्ड कंट्री के तौर पर आना है तो कहीं ना कहीं स्वच्छता भी उसका एक पैमाना होता है।
थर्ड वन की अगर हम लोग यहां पर बात करें तो एजुकेटेड ह्यूमन रिसोर्सेस, यानी कि सीधी सीधी बात यहां पर है कि शिक्षित मानव संसाधन। यहां पर बात हो रही है कि वहां की जो जनता है उनका जो लिटरेसी लेवल है, यानी कि उनका जो शिक्षित होने के जो पैमाने हैं काफी बेहतर होनी चाहिए। भारत की बात कर लेते हैं, केरल स्टेट की बात करें तो केरल राज्य में वहां पर सबसे ज्यादा शिक्षित लोग हैं, यानी सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। और एक पढ़ा लिखा समाज ही एक बेहतर समाज की नींव रखता है, और एक बेहतर कंट्री भी तभी बनता है जब वहां का समाज काफी पढ़ा लिखा हो। तो अगर हम भारत को एक विकसित देश के तौर पर देखते हैं तो हमारे समाज में जो शिक्षित है, यानी शिक्षा जो है वो काफी ज्यादा होनी चाहिए, यहां के लोग काफी शिक्षित होने चाहिए। तो यह भी एक पैमाना आपका रहेगा। जितने भी आपके विकसित देश हैं वहां पर आप देख सकते हैं कि लिटरेसी जो लेवल है काफी ऊपर होता है। तो भारत को भी इस क्षेत्र में काम करने की काफी ज्यादा जरूरत है, इसीलिए भारत अभी डेवलपिंग कंट्री की कैटेगरी में है। लेकिन अगर हम एक शिक्षित समाज बनाने में सफल हुए, बिल्कुल होंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा देश भी विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा हो जाएगा। बात की जाए दोस्तों जनसंख्या की, यानी कि पॉपुलेशन की। पॉपुलेशन तभी तेजी से बढ़ती है जब किसी देश की जो जन्म दर है, यानी कि बर्थ रेट है, काफी ज्यादा हाई होती है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं डेवलप्ड कंट्री की, तो विकसित देश ऐसे देश हैं जहां पर जो बर्थ रेट है, यानी कि जो जन्म दर है, काफी ज्यादा लो रहती है, काफी नीची होती है। तो कहीं ना कहीं अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत का डेवलपिंग कंट्रीज की कैटेगरी में शामिल होने का एक कारण यह भी है कि भारत में जो जन्म दर है, यानी कि बर्थ रेट है, काफी ज्यादा हाई है, और भारत की जो पॉपुलेशन है वो भी काफी ज्यादा है, जिस वजह से यहां पर जो भी सर्विसेज वगैरह हैं या जितनी भी सुविधाएं लोगों को दी जाती हैं वो बड़े पैमाने तक लोगों तक नहीं पहुंचती। यानी कि जनसंख्या ज्यादा होने की वजह से ग्राउंड लेवल तक जो भी सुविधाएं हैं वो लोगों तक नहीं पहुंच पाती। तो आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं। ऐसे देश जहां पर जन्म दर का जो लेवल है, उनका जो रेट है काफी नीचे है, और डेथ रेट की अगर हम लोग बात करते हैं, यानी कि मृत्यु दर भी काफी नीचे है। क्योंकि अगर आप लोग यहां पर ध्यान देंगे तो मैंने अभी आपको बताया था कि हेल्थ और सैनिटेशन जो फैसिलिटीज होती हैं, स्वास्थ्य और जो स्वच्छता सुविधाएं होती हैं, वो डेवलप्ड कंट्री में काफी अच्छी होती हैं। तो जिस देश में स्वास्थ्य की सुविधाएं काफी अच्छी हैं, ठीक है, स्वास्थ्य की सुविधाएं काफी अच्छी हैं, वहां पर मृत्यु लोगों की होना काफी कम होती है, क्योंकि वहां का जो एनवायरमेंट होता है उन कंट्रीज का काफी बेहतर होता है। तो जन्म दर और मृत्यु दर दोनों कम देखने को आपको मिलेंगी डेवलप्ड इकोनॉमी में, और इसका ही जस्ट उल्टा हो जाएगा, इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा डेवलपिंग इकोनॉमीज में। ओके दोस्तों, बात करते हैं डेवलपिंग इकोनॉमीज की, यानी कि आपकी जो विकासशील देश होते हैं उनके बारे में। देखिए, जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है कि विकासशील देशों को अभी बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, क्योंकि वो अभी इस सीढ़ी में काफी नीचे हैं। यानी कि उन्हें काफी ज्यादा काम करने की जरूरत है, चाहे वो हेल्थ का सेक्टर हो, चाहे वो एजुकेशन का सेक्टर हो, चाहे वो एग्रीकल्चर का सेक्टर हो, चाहे वो शेयर मार्केट हो, या मार्केट में और ज्यादा बेहतर कैपिटल फॉर्मेशन उन्हें लेकर आनी हो। तो कहीं ना कहीं जो विकासशील देश हैं इस देश में पिछड़े हुए हैं। समझने की यह भी बात है कि इस तरह की अर्थव्यवस्थाओं को और क्या भी कहा जाता है। तो दीज इकोनॉमीज आर कॉल्ड एज अंडर डेवलप्ड, बैकवर्ड और पुअर कंट्रीज, यानी कि ऐसे देशों को जो कि विकासशील देश हैं उन्हें गरीब देश भी कहा जाता है, अविकसित देश भी कहा जाता है, और बैकवर्ड यानी कि पिछड़े हुए देश भी कहा जाता है, क्योंकि ये अभी तक विकसित नहीं हो पाए हैं, अभी तक डेवलप नहीं हो पाए हैं। कई सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पर ये पिछड़े हुए हैं, जिसकी वजह से इन देशों में गरीबी भी काफी ज्यादा देखने को मिलती है। तो जो वहां की पॉपुलेशन है, वहां की जनसंख्या है, गरीब में यानी कि पॉवर्टी में अगर निवास करती है, तो कहीं ना कहीं ऐसे कंट्रीज को गरीब श्रेणी में ही रखा जाएगा। तो किस तरह के देशों को या किस तरह की अर्थव्यवस्थाओं को गरीब अर्थव्यवस्था, अविकसित अर्थव्यवस्था या पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा डेवलपिंग इकोनॉमीज। ओके दोस्तों, अगर विकासशील देश चाहता है कि वो एक विकसित देश बन जाए, एक डेवलप्ड कंट्री बन जाए, तो किन किन एरियाज में उसे काम करने की जरूरत होगी? एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल सेक्टर, इस पे काम करने की आवश्यकता होगी। सेविंग्स पर अपने देश की जनता को बचत की आदत डालना उस कंट्री को सिखाना होगा। साथ ही साथ निवेश की जरूरतें उस कंट्री में होनी चाहिए, यानी कि उस कंट्री की जो आबादी है अपनी सेविंग का इस्तेमाल निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट के लिए करे और कैपिटल फॉर्मेशन के लिए भी। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की। देखिए, किसी भी देश का जो एग्रीकल्चर सिस्टम है जितना ज्यादा इंप्रूव होता है, वो देश भी कहीं ना कहीं बेसिक लेवल पर, प्राइमरी सेक्टर के लेवल पर, प्राथमिक क्षेत्र के स्तर पर काफी ज्यादा मजबूत होता है। मैंने एक फैक्ट्री ओपन की, समझने का प्रयास कीजिएगा एक एग्जांपल के माध्यम से। मैंने एक फैक्ट्री ओपन की है,
फैक्ट्री यानी कि इंडस्ट्रीज, और इंडस्ट्रीज अगर किसी कंट्री में काफी मजबूत स्थिति में होती हैं तो हम उस कंट्री को डेवलप कंट्री की श्रेणी में रख सकते हैं। लेकिन उस लेस के पैकेट को बनाने के लिए मैंने फैक्ट्री जो ओपन की है वो लेस चिप्स का प्रोडक्शन करती है। चिप्स को बनाने के लिए मुझे रॉ मटेरियल के तौर पर पोटैटोज चाहिए, यानी कि आलूओं का जो उत्पादन है हमारे देश में वो काफी अच्छा होना चाहिए, और मुझे बहुत ही आसानी से जो पोटैटोज हैं रॉ मटेरियल के तौर पर काफी आसानी से उपलब्ध होने चाहिए। लेकिन इंडस्ट्री तो मैंने खड़ी कर दी, फैक्ट्री तो मैंने बना दी, लेकिन जब रॉ मटेरियल की बात आई तो मुझे पता चलता है कि हमारे देश में जो पोटैटोज का प्रोडक्शन है काफी कम है, और यूं बात करें कि हमारी फैक्ट्री तक पहुंचने में जो रॉ मटेरियल है उसे काफी समय लगेगा, तो कहीं ना कहीं कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। तो सीधा सीधा मतलब यह है कि जिस देश का एग्रीकल्चर सिस्टम जितना ज्यादा मजबूत होता है वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराता है इंडस्ट्रियल सेक्टर को, और इंडस्ट्रियल सेक्टर कहीं ना कहीं देश को आगे ले जाता है प्रोडक्शन के लेवल पर, यानी कि उत्पादन के स्तर पर। उत्पादन जितना ज्यादा होता है, प्रोडक्शन जितना ज्यादा होता है, उतना ही ज्यादा जीडीपी बढ़ता है उस कंट्री का। तो आप समझ गए ना कि एग्रीकल्चर सिस्टम जितना बढ़िया होगा उतना इंडस्ट्रियल सेक्टर होगा, और देश का विकास भी इन दोनों की मजबूती पर ही टिका है। तो किसी भी डेवलपिंग कंट्री को अगर मजबूत होना है, डेवलप्ड कंट्री में कन्वर्ट होना है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियलिस्ट सेक्टर को और इंप्रूव करने की उसे जरूरत होगी। सेविंग की बात करें कि मैंने आपको बताया था कि बचत जितनी ज्यादा होगी, लोग जितना ज्यादा सेविंग कर पाएंगे, उतना ही ज्यादा उस देश में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलेगा। इन्वेस्टमेंट क्यों? किसी भी कंपनी को खड़ा करने के लिए कैपिटल की जरूरत होती है, पूंजी की जरूरत होती है। पूंजी हमें मिलती है निवेश से, यानी कि जो लोग अपनी निवेश को यानी कि अपनी सेविंग को निवेश के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और उस निवेश का इस्तेमाल इंडस्ट्रियल सेक्टर में बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी करने में होता है, क्योंकि कैपिटल की रिक्वायरमेंट बिजनेस की एक बहुत ही बेसिक नीड है। तो देखिए, लोग जितनी ज्यादा सेविंग करेंगे उतना ही ज्यादा निवेश को बढ़ावा मिलेगा, जितना ज्यादा निवेश को बढ़ावा मिलेगा उतनी आसानी से इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए जो कैपिटल है यानी कि पूंजी है वो अवेलेबल होगी, और उतना ज्यादा ही वो इंडस्ट्रियल सेक्टर इंप्रूव होगा। और इंडस्ट्रियल सेक्टर इंप्रूव होगा तो प्रोडक्शन आपका इंप्रूव हो जाएगा, और प्रोडक्शन इंप्रूव होने से क्या होगा, जीडीपी में भी ग्रोथ देखने को मिलेगी। लास्ट यहां पर है कैपिटल फॉर्मेशन, तो यह भी काफी ज्यादा इंक्रीज होना चाहिए, यहां पर लो है। तो यानी कि लो होने का मतलब है बचत को बढ़ावा नहीं मिल रहा है, निवेश को बढ़ावा नहीं मिल रहा है, दोनों ही काफी ज्यादा लो है, तो कैपिटल का फॉर्मेशन नहीं हो सकता, यानी कि देश में पूंजी का निर्माण नहीं हो सकता। तो किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए डेवलप्ड अगर होना है, विकसित अगर बनना है, तो इन सभी एरियाज में ये जो लो का सिंबल आप देख रहे हैं कि काफी ज्यादा लो ग्रोथ है, यहां पर हाई ग्रोथ होनी चाहिए, तब हम उस कंट्री को किस श्रेणी में रखेंगे, किस कैटेगरी में रखेंगे, डेवलप्ड कंट्री की कैटेगरी में रखेंगे। डेवलपिंग कंट्रीज को कैटेगराइज करने वाले दो और पैमाने हैं, पहला है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और दूसरा है हेल्थ एंड सैनिटेशन। यानी कि इन दोनों की कैटेगरी की हम बात करें तो ये काफी ज्यादा लो पाए जाएंगे आपके जितने भी डेवलपिंग कंट्री होंगे वहां पर, लेकिन ये काफी ज्यादा हाई पाए जाएंगे, काफी ज्यादा इनमें इंक्रीमेंट आप देखने को मिल सकता है आपको डेवलप्ड कंट्रीज में। तो सीधी सी बात यहां पर यह है कि किसी भी देश को अगर डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री में कन्वर्ट होना है तो वहां का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, लोगों के रहन सहन का जो जीवन स्तर है वो काफी अच्छा होना चाहिए, लेकिन विकासशील देशों में काफी अच्छा नहीं होता है, काफी लो कैटेगरी में काउंट होता है। और साथ ही साथ स्वास्थ्य की सुविधाएं काफी अच्छी नहीं होती हैं, काफी लो क्वालिटी होती है वहां पर, और सैनिटेशन फैसिलिटीज भी काफी ज्यादा लो रहती हैं। तो हमारे जैसे देश में जहां पर हम इसको विकासशील देश बोलते हैं, तो वहां पर स्वच्छ भारत अभियान को लाया जाता है। स्वच्छ भारत अभियान या स्वच्छ भारत मिशन इसीलिए चलाया गया है ताकि हेल्थ और सैनिटेशन के मामले में भारत काफी अच्छा प्रदर्शन करे विश्व स्तर पर। तो हेल्थ के लिए तो हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारी हेल्थ की योजनाएं सरकार के द्वारा लागू की गई हैं, लेकिन सैनिटेशन के लिए बहुत कम योजनाएं हैं। लेकिन स्वच्छ भारत अभियान इसलिए लागू की गई है ताकि जो ये लो लेवल है ना हेल्थ और सैनिटेशन का, ये इंक्रीज हो जाए, ये बढ़ जाए, ये ऊपर की तरफ जाए, और देश का जो समाज है वो अच्छी सुविधाएं पाए, चाहे वो स्वास्थ्य में हो चाहे वो सैनिटेशन में हो। विकासशील देशों की बात करें तो ये जो तीन पैमाने आपके सामने हैं, शिशु मृत्यु दर यानी कि इन्फेंट मोर्टेलिटी,
बर्थ रेट और डेथ रेट्स, इन सभी में काफी ज्यादा हाई रेशियो देखने को मिलता है। अब यहां पर बात करते हैं शिशु मृत्यु दर की, यानी कि प्रति 1000 बच्चों की बात हो रही है और उन बच्चों की बात हो रही है जिनकी जो एज है वो 1 साल से कम है, यानी कि 1 साल से भी कम उम्र के वो बच्चे और उनके जितने भी बच्चों की बात यहां पर की जा रही है उनकी डेथ की बात है पर 1000 पर, यानी प्रति 1000 बच्चों में से कितने बच्चों की डेथ होती है जिनकी उम्र 1 साल से कम है। और ये जो रेशियो निकल कर आता है ये काफी ज्यादा हाई होता है डेवलपिंग कंट्री में। डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें तो ये काफी लो होता है। तो अगर भारत जैसे देश की बात करें तो यहां पर अभी भी शिशु मृत्यु दर काफी ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं अगर हमें एक विकसित देश बनना है तो शिशु मृत्यु दर कम से कम होनी चाहिए, जो कि भारत में ज्यादा से ज्यादा है और विकासशील देशों में ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलती है। दूसरा जो पॉइंट है वो है बर्थ रेट यानी कि जन्म दर। अब देखिए हमारे देश में पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है और पॉपुलेशन ज्यादा होने का कारण है यहां की बर्थ रेट यानी कि जन्म दर। तो हमारे देश में बर्थ रेट काफी हाई है और जितने ज्यादा लोग होंगे, ठीक है, उतनी ही ज्यादा सुविधाएं कम लोगों तक पहुंच पाएंगी, क्योंकि भीड़ जितनी ज्यादा हो जाएगी अर्थव्यवस्था में, जनसंख्या जितनी ज्यादा होगी, रिसोर्सेज की कमी उतनी ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि हर व्यक्ति को हमें सारी की सारी फैसिलिटी, सारे के सारे रिसोर्सेज लोगों तक पहुंचाने हैं। लोगों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है लेकिन रिसोर्सेज इंप्रूव नहीं हो रहे। तो कहीं ना कहीं जन्म दर में बढ़ोतरी किसी न किसी देश के विकासशील होने का एक प्रमाण साबित होता है। तो इंडिया और चाइना जैसे कंट्रीज को हम बात करें, इस पैमाने पर उन्हें विकासशील देशों की कैटेगरी में रखा जा सकता है। डेथ रेट्स की अगर मैं बात करूं तो यहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है, सैनिटेशन का अभाव होता है, हेल्थ सर्विसेज का अभाव होता है, जिसकी वजह से डेथ रेट्स में काफी ज्यादा आप यहां पर देख सकते हैं, आप यहां पर रेट देखने को मिलेगा, यहां पर मृत्यु दर जो होती है काफी ज्यादा होती है। तो इन देशों की बात हमने 3 पैमाने पर कर ली है कि डेवलपिंग कंट्री में यानी कि विकासशील अर्थव्यवस्था में इन्फेंट मोर्टेलिटी यानी कि शिशु मृत्यु दर काफी ज्यादा होगी, बर्थ रेट काफी ज्यादा होगी और डेथ रेट्स भी काफी ज्यादा होगी। और जस्ट इसका ऑपोजिट होगा डेवलप्ड कंट्री, वहां पर इन सभी चीजों में काफी कमी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ